नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और ये 20 प्रश्नों को देखिएगा। यह आगामी भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहेगा, इसमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यही से आपका 10 नंबर है वो बनने वाले है। तो इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा। डेली हम करा रहे हैं आपके लिए, लगातार क्लास है वो लाया जा रहा है। आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो लाया जा रहा है, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा है, अन्य परीक्षाओं में है वो पूछा गया है। उस प्रश्नों का समावेश है वो इसमें पूरा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में पूरा टॉपिक वाइज है वो हर चीज़ को, प्रैक्टिस सेट है वो लगातार है वो चल रहा है, देख सकते हैं। है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से यह वीडियो है वो लगातार रोज है वो मिलता रहे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या है। यहाँ पर कोई भी संस्था है वो उसका जो पाठ्यक्रम है उससे तात्पर्य क्या चीज़ है। संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम है, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया है, या फिर संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र है। तो यहाँ पर संस्था के पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया, तो उसका तात्पर्य क्या चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी है, कोई भी संस्था है या फिर विद्यालय है, तो उसका जो संपूर्ण कार्यक्रम, जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे खेलकूद से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल के परिवेश में जितने भी सब चीज़ होते हैं, है ना, वो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो आ जाती है। इस प्रकार से जो संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम है वो क्या करता है, संस्था के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है। यहाँ पर इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धि से पूछा गया प्रश्न है। तो मंद श्रवण हानि का क्या है, यहाँ पर श्रवण चीज पूछा गया है ना। तो मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है, 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, या फिर 56 से 70 डेसिबल। तो यहाँ पर जो कम है ना, मंद मतलब कम सुनने वाला, मतलब श्रवण हानि का काम है, क्या चीज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 से जो 40 डेसिबल है, DB, है ना, ये चीज़ है। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। ये इसके जो मंद श्रवण हानि का इस तरह के लेबलिंग करता है वो 26 से 40 डेसिबल के बीच है वो रहता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टा देखते ही उल्टी जैसा लगे, तब अस्पताल डेस हो गया है। UR, CR, US या फिर CS। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। दूसरे देखिए, एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगने लगे, तब अस्पताल क्या हो गया है। तो ये क्या हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CS हो गया है ना। CS हो गया। CS का मतलब क्या है, CS का अर्थ है अस्वाभाविक उद्दीपक होता है ना। वहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी है वो, जिसको ओमैटिक बोला जाता है, वो होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, जिसको प्रतिभाशाली बोलते हैं या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होता है, वो चीज़ होता है यहाँ पर है ना। तो उसके लिए क्या माध्यम हो सकता है, मुझे जो शिक्षा का प्रावधान है वो किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एकीकृत शिक्षा द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान है वो किया जा सकता है। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, यह मुख्य धारा है, क्या होता है स्कूल में है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियुक्ति पर है क्या देता है, जोर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एकीकृत शिक्षा को है हम ला सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? आरटीई, है ना? आरटीई 2009 के अनुसार, है ना, क्या चीज किया जाती है? जो निकटस्थ प्राथमिक शाला है उसमें 25% स्थान में प्रवेश देना चाहिए किसको? विद्यार्थियों को, जो वंचित वर्ग के है ना, जिसको छोड़ दिया जाता है। तो उसमें जो इसका ऑप्शन दिया क्या है? कक्षा पहली में, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षा में, फिर कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी जगह पर इसको दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल से हो जाएगा। तो शाला की जो प्रथम कक्षा है, मतलब फर्स्ट क्लास, है ना, शाला की प्रथम कक्षा में उसको क्या, आरटी 2009 के अनुसार क्या है, जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी है उनको उसकी जो नजदीकी प्राथमिक शाला है वहां पर है स्थान प्रवेश है वो दिया जाना चाहिए। ये चीज है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है वो सभी निजी स्कूल हो सकते हैं या फिर सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी सीटों का 25% आरक्षित रखने का आदेश है वो देती है। खासकर जो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट है, उन स्कूलों में है ये 25% आरक्षण है वो रखा जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय या फिर जोखिम लेखा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आत्मीयता का भय है, जिसे क्या करता है, जो शोध करता है यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। हाँ, तो उसमें जो आत्मीयता का भय है उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो नहीं है उसको पूछा गया है ना, तो आत्मीयता का भय है वो क्या है, इसमें नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन सी है बिल्कुल है। पैतृक अंतर्द्वंद है वो उसके में पाया जाता है, साथ में आपको मिजाज परिवर्तन उसमें देखा ही जाता है, और जोखिम लेखा है वो होता ही है, लेकिन आपका आत्मीयता का भय है वो उसमें नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो कौन सा अवस्था होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है, शब्द है ना, बच्चों के द्वारा क्या है, जो शब्द है उसकी प्रवृत्ति होती है ना, विशेष रूप से पाया, दोहराने की जो प्रवृत्ति है वो विशेष रूप से पाया जाता है। तो किस काल में होता है, कौन सी अवस्था में होता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शैशवावस्था होता है दोस्तों, वो शून्य से क्या होता है, 2 वर्ष के बीच में है यह काल है वो चलता रहता है। इसमें जो क्या है, बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति है वो रहती है। यहाँ पर बाल्यावस्था की बात करें तो ये है आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष है, उनके बीच में रहता है, ये दो वाला भाग में चला जाता है इसमें, है ना। किशोरावस्था है आपका 10 से 19 वर्ष के बीच में आता है, और 11 से 18 वर्ष के बीच में माना जाता है, और प्रौढ़ से 18 वर्ष के बाद की अवस्था है वो आता है ना। तो ये सभी चीज़ें तो इसको ध्यान में रखिए, इनकी स्टेजेज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखना। और कौन सी क्रियाएं हैं वो किस चरण में होती है बच्चों में, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, है ना। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखना। और शैशवावस्था है, जो आपका शैशवावस्था वाले बच्चों के लिए विकास की जो सबसे विकास की जो गति होती है दोस्तों, वो सबसे तीव्र गति की अवधि की होती है ना, इसमें है। और इसमें एक्टिव रहता है, इसमें सब चीज़ है वो। आमतौर पर इस अवस्था में क्या है, शब्दों को क्या है, जो बच्चे हैं वो दोहराते ही रहते हैं। कौन सी अवस्था में, तो शैशव अवस्था में, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता डैश के या फिर खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है? 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में, फिर 10 वर्ष के आगे में। तो यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत में, है ना, पराधीन नैतिकता, जो नैतिकता है खाली स्थान के दौरान दिखाई किस वर्ष के, कौन से उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर दिखाई देती है दोस्तों? तो यहाँ पर यह पियाजे के, है ना, तो आपका ऑप्शन सातवां है, आठवां प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 से 7 वर्ष की उम्र के दौरान में है वो क्या कि जो तो पराधीन नैतिकता है वो दिखाई देता है। पियाजी के विचार में जो बच्चा नैतिक विकास के जो नए चरण में प्रवेश करता है ना, नए चरण में है प्रवेश करता है, वो कब से होता है, 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में है वो क्या करता है, अपन जाता है।
है ना। तो ये चीज़ है वो कि आयु में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक चरण में है वो क्या करता है, प्रवेश करता है ना। तो यही से है क्या करते हैं यहाँ पे जो नैतिकता है उनमें है विकास होने लगता है, थोड़े से उसमें सोच कि है वो बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे, है ना। तो ये सब चीज़ है वो होते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यून अनुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति क्या करते हैं, प्रति है वो निरापाद व जोखिम का मूल्यांकन करने में को प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, है ना। क्योंकि किशोर है दोस्तों वो क्या कहते हैं जोखिम भरा व्यवहार करते हैं, कब, क्योंकि कारण क्या रहता है, वे जोखिम को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, मूल्यांकन है वो नहीं कर पाते। पहला क्या होता है आपका, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है वो जोखिम भरा कार्य है वो हो सकता है, वो सीधे उसमें कूद बकते हैं, उसमें भाग ले रहे थे, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है ना। और दूसरा क्या होता है, किसी अन्य गतिविधियों के बारे में तर्क संगत रूप से क्या होते हैं वो सोच नहीं पाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ काम है तो कैसे सोचने क्या सोचने इसके उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ लेना है खेलना है उसमें ले कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा रहता है ना। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या है। आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता और समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आत्मसातन व समंजन में जो मुख्य अंतर हो क्या है, समंजन है ना वर्तमान ढांचे का उपयोग करता है और आत्मसातन क्या करता है, नए ढांचे का क्या है सृजन करता है, मतलब डेवलप करता है, ये उसको यूज कर रहा है। समंजन वर्तमान जो ढांचा है उसको क्या करते हैं यूज करेगा, लेकिन जो आत्मसातन है क्या करते हैं उसको डेवलप करता है, एक और नया है चीज है वो बनाता है। तो यही इसमें मुख्य अंतर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है। केंद्रिता है, अविनाशिता है, क्षैतिज डिक्लेज है या फिर ए बी त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है दोस्तों जो सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केंद्रिता होती है ना। कोई भी बच्चा है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन एक समय में क्या करते हैं, किसी भी समस्या की केवल एक पहलू या आयाम पर क्या है दोस्तों ध्यान केंद्रित है वो करती है। तो ये वाला क्या चीज़ है आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग क्या क्या हो सकते हैं, डैश हैं। प्रसन्नता, उदासी या घृणा, प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या या फिर उदासी, घृणा या फिर गर्व। तो कौन कौन से जो प्रारंभिक संवेग है दोस्तों जो सही है, तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 माह की अवस्था के जो प्रारंभिक संवेग होते हैं उसमें सबसे पहले क्या है, प्रसन्नता है, दूसरा उदासी है और तीसरा क्या है, एक घृणा। ये सब चीज की भावना है वो उसमें दिखाई बच्चों में है वो दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें या फिर सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर कौन सा वाला है आंसर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता होती है ना। यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता है तो शिक्षकों को क्या चाहिए, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभव क्या है उपलब्ध कराने चाहिए, बच्चों के लिए क्या है अलग अलग जो माध्यम है उनको है वो उपलब्ध कराना चाहिए, नए नए तरीकों के साथ और नए नए गतिविधि के साथ में क्या है बच्चों के है क्या है कराना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से है
वो सीख पाए, सब चीज़ को जान पाए। इसलिए है ना, तो इसमें भिन्नताएँ हैं वो दिखाई देती है, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे तो नहीं सीख सकते, तो उनके लिए अलग-अलग गतिविधियाँ हैं वो कर रहे हैं। कोई ज़्यादा जल देर से सीखते हैं, कोई जल्दी से सीख लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो विभिन्नताएँ उसमें पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कोई भी कुत्ता है तो वो लार बहाता है ना? उसके बहाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए में दिया है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से दूर देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट हो जाएगा दोस्तों? अगर कोई भी कुत्ता है कि रेफ्रिजरेटर खोलते हो तो तुरंत है वो लार देने लग जाता है, मतलब इसका भाव क्या है कि वहां से उसको डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए है वो मिल रहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे इसमें, है ना? तो इसका जो क्या चीज़ है दोस्तों वो हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी क्या है भोजन नहीं देंगे। इससे क्या है उसमें जो आदत है वो चल रहा है ना? जैसे ही रेफ्रिजरेटर खुलता है तो उसमें भोजन प्राप्त करने की लालसा रहती है वो छूट जाएगी, क्योंकि आप बार बार खोलेंगे दरवाजा, फिर उसको कुछ खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, भोजन है वो नहीं देंगे, तो इससे वो उसका जो लार आना है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो उसको समझ बन जाएगा, उसमें क्रियाएं है वो होने लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ये बार बार ऐसे ही खोला जा रहा है लेकिन यहाँ पर हमें भोजन के रूप में कुछ नहीं मिलेगा करके। तो इसकी जो क्रियाएं हो रही है उसको बदला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। 15वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषताओं को दोस्तों सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या फिर अस्थिरता है? तो क्या है किशोरावस्था में के लिए सबसे बेस्ट शब्द कौन सा होने वाला है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो सबसे बेस्ट है दोस्तों शब्द है वो क्या है आपका? परिवर्तन है। किशोरावस्था की विशेषताओं में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो क्या है? परिवर्तन है। क्योंकि दोस्तों जो किशोरावस्था में दबाव तनाव की अवस्था है वो माना जाता है, ये किशोरावस्था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना? इसके क्योंकि इस अवस्था की विशेषताओं में एक परिवर्तन व्यक्त किया जाता है, यहीं पर है जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, अपने इमोशनल को लगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सब चीज़ की भावना है उसमें जागृत होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होता है ना? तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है आनुवांशिकी की, पालन की, आनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, या फिर ऑप्शन डी में दिया है आनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो यहाँ पर प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है बोला गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों जो विकास को है वो प्रोत्साहित करते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी भूमिका है निभाने वाले हैं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, है ना? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पालन की। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है उसके पालन की है वो बहुत ही ज़्यादा, है ना, सॉरी, है ना, ये चीज़ है, जो पालन है वो चीज़ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृतिवादियों के अनुसार दोस्तों विकास में मुख्य भूमिका पालन और पोषण की होती है ना? यहाँ पर जो पालन पोषण करना है उसकी भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। पालन पोषण करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके अनुसार? प्रकृतिवादियों के अनुसार, जो क्या करते हैं जटिल भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को क्या है संदर्भित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना या फिर उन्हें कड़ी चेतावनी देना? तो यहाँ पर आप किस प्रकार से है जो रिएक्ट प्रतिक्रिया देंगे दोस्तों? छात्र अगर एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया, आप एक शिक्षक के तौर पर आप क्या चीज़ करेंगे, है ना? तो इस जो चारों ऑप्शन है उसमें से आपका करेक्ट आंसर है उसको बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर क्या करेंगे उसको परामर्श देंगे कि ये सब चीज़ की है वो नहीं किया जा सकता है, इसको
करना गलत बात है करके, क्योंकि जो शिक्षकों है, जो शिक्षक के रूप में आप स्कूल में छात्रों को निर्देश देना है ना, निर्देशित करना है। और वे क्या करेंगे, छात्रों को परेशान करना करें। जैसे भी कोई भी बच्चा है तो एक बच्चा है दूसरे बच्चे को कभी भी परेशान ना करे, ना ही वो ग्रुप में है ना, जो समूह में है तो दूसरे समूह को परेशान ना करे। स्कूल में सख्त नियम और कानून है वो बनाना पड़ेगा, शिक्षक है उसको क्या करना पड़ेगा, स्कूल में जो सख्त नियम और कानून है उसको बनाना पड़ेगा। और शिक्षक के पीछे है ना, पीछे जो बच्चे हैं उनके पिछड़ने के कारण है, उन सब चीज़ को जानने के लिए क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके छात्रों को है वो परामर्श है वो देना पड़ेगा कि कोई भी काम है वो नहीं करना चाहिए, ऐसे जो गंदी आदतें हैं वो लाते हैं उसको बिल्कुल है उसे दूर रखना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। ये शिक्षक का क्या हो जाता है, दायित्व हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खालिस्तान अवस्था को या फिर डैश अवस्था को, विच्छिन्नता को, निरंतरता को, विच्छिन्नता एवं निरंतरता दोनों को, या फिर कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो यहाँ पर जो विकास की अवस्था है दोस्तों, वो एक से लेकर ऐसे सीधा बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है, उसमें है ना विकास की अवस्था है। तो उसमें कौन सी अवस्था है वो दिखाई, विकास की कौन सी अवस्था है वो दिखाई दे रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकास है क्या है, निरंतरता की चीज है वो, निरंतर होने वाली चीज क्रियाएं हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका अनिरंतरता शब्द है इसमें आ जाएगा। तो यह प्रदर्शित करता है विकास की निरंतरता को है वो प्रदर्शित कि कोई भी चीज है वो हमेशा परिवर्तनशील रहता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होते हैं, है ना, वो कभी रुकते नहीं है, ये चीज है वो बताता है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10 तक कोई परीक्षा नहीं। तो यहाँ पर 2005 जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, परीक्षा संबंधी जो सुधार लाया गया उसमें क्या चीज़ है वो मॉडिफाइड है वो किया गया था। तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा है वो क्या है, ऐच्छिक प्रकार की है वो होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है एनसीएफ 2005 है ना, उनमें 10वीं कक्षा की परीक्षा में क्या है, ऐच्छिक परीक्षा सुधार का है वो सुझाव है वो दिया गया है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का है ना, 20 क्वेश्चन है वो लाया था जो 10 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छात्रों से अधीक्षक के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, कक्षा ए तथा बी उत्तर दोनों, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से है वो और जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अनुक्रिया उद्दीपन आर की सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो इस नियम के जो अनुसार वो क्या करते हैं, यदि किसी अनुक्रिया का व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को क्या कहता है, दोहराना चाहता है। इसकी विपरीत यदि कोई अनुक्रिया के पश्चात असंतोष का अनुभव होता है तो प्राणी उस व्यवहार को पुनः दोहराना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।